हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ग्राफ्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस को स्टडी करेंगे। इस पार्ट को ना मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिया है, तो बेसिकली जिसको जिस लेवल तक जाना है वो उसमें से उतना कर सकता है। जैसे कि हर ग्राफ में डोमेन और रेंज, इसका पार्ट ग्राफ को ड्रॉ करना और उसके डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना, ये तो सबको ही करना है। लेकिन इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स लिए हैं कि जैसे बाउंडेडनेस, अपर बाउंडेडनेस, लोअर बाउंडेडनेस, एसिम्पटोट्स। तो ये जनरली बच्चों को नहीं करना है। ये पार्ट सिर्फ वो ही बच्चे स्टडी करें जिनको किसी कंपटीशन में जाना है, जैसे मेंस में आईआईटी मेंस में जाना है या एडवांस्ड में जाना है या एनडीए वगैरह के लिए। उन पार्ट्स को सिर्फ वो ही बच्चे स्टडी करेंगे, बाकी उनको टोटली इग्नोर कर सकते हैं। ये जो पूरा आपका ये ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, जनरल जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो कुछ जनरल ग्राफ्स हैं जैसे सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन वगैरह। दूसरे पार्ट में मैंने लिया है एक्स रेज़्ड पर एन के ग्राफ्स को, जहां पर कि एक्स इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, इररेशनल नंबर भी हो सकता है। थर्ड पार्ट में मैंने लिया है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस को। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव टू द क्लास, कम ऑन। ओके, आज की क्लास में पहले तो हम ग्राफ और सब इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, कॉमन फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर उस ग्राफ की हेल्प से हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है, देखो अगर हमारे को कहीं पर भी कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होता है ना, तो उसके थिंकिंग प्रोसेस में ना हमें ग्राफ्स बहुत हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसको हम बहुत ध्यान से करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला ग्राफ है हमारा कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन इज अ कांस्टेंट, यही मतलब हुआ। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो बात अलग है, पर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दी, तो इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसकी वैल्यू है k, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और k यहाँ पर, 1 और k यहाँ पर, जहाँ पर भी है k इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वेरिएट क्या कर रहा है, वेरिएबल, लेकिन जो फंक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो मैंने क्या कहा, वेरिएट क्या कर रहा है, वेरिएबल, और डोमेन क्या बनाता है, x। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आपके पास हो गया यहाँ रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया, सम कांस्टेंट जो कि k है, दैट एलिमेंट, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट उसकी रेंज हो गया, बस। ना वो उससे इधर जा सकता है, ना वो उससे इधर जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट इज ओवर, ओके। सेकंड हम लेते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब बिल्कुल अपने जैसा। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो वो ये फंक्शन होगा। ओके, मेक इट स्ट्रेट प्लीज। तो इसका क्या मतलब है कि x भी, वेरिएबल भी रियल नंबर तक जाने वाला है और रेंज भी रियल नंबर तक जाने वाली है। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर हो गए। बट इसके अंदर हमें यहाँ एक चीज और नजर आ रही है कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा ऑलवेज 45 डिग्री होने वाला है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू ले रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इसका स्लोप ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि व्हाट इज स्लोप, tan थीटा, और tan थीटा क्या है यहाँ पर, स्लोप, तो वो हो गया 45, तो स्लोप की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1। ठीक है, अदर फैक्टर्स भी ना, उसके अंदर जितने भी हैं आप उनको निकालना देखो। ओके, अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन पे। व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज f of x is equal to modulus of x। और हम अभी तक अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब भी मॉडुलस की बात होती है वहां पर इंटरवल्स के केस में हम उसको दो केसेस में डिवाइड कर देते हैं, और x when x is greater than और equal to 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक तो ये इधर जाएगा और x तो नेगेटिव वैल्यू ले लेगा, लेकिन मॉडुलस में होने की वजह से y कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, पहली बात। तो अगर इसका डोमेन आपके पास R है तो व्हाट इज रेंज, वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन क्या है, y, जो कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ और इसके अंदर हम नोटिस कर सकते हैं, यस। तो देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो ये तो थीटा, तो ये भी है,
यहाँ पर क्या हो गया, ये जो फाई बना, ये अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा है, तो जो फाई हो गया वो हो गया आपके पास 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी और सी, तो जो स्लोप ऑफ ए बी है वो तो हो गया 1, क्योंकि वो tan 45 है थीटा यहाँ पर, है ना। और जो स्लोप ऑफ ए सी है वो हो गया -1, क्यों, tan ऑफ 180 माइनस 45, तो इसका आपके पास स्लोप हो गया 1। सो दिस इज मॉडुलस फंक्शन। फाइन, हमने इसकी और भी चीजें स्टडी की। एक तो मॉडुलस स्टडी किया, ग्राफ के थ्रू आप देख रहे हो कैसे हम डोमेन और रेंज दोनों पे पहुंच गए, प्लस इसमें क्या स्लोप है इसके आते ही आपको एकदम से ध्यान आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो मैंने ओपन डॉट डाला है, अगर ये 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और अगर ये 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये। तो आपको अगर ग्राफ देख के समझ में आना शुरू हो गया हो बेटा, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं पर भी वैल्यू ले रहा है। देखो अगर आप इससे नीचे भी जा सकते हो बेटे, अगर ये आपके पास है -1, तो आप यहाँ से भी यहाँ तक जा सकते हो। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो डोमेन तो हो गया इसका बेटा रियल नंबर फिक्स, लेकिन जो आप रेंज देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जहां जहां पर वैल्यूज 1 2 -1 -1 2 है, y की वैल्यू सिर्फ वहीं पर ग्राफ दिखा रहा है। तो रेंज जो इसकी हो गई ना, वो आपके पास हो गए इंटीजर्स, नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, कोई भी ले लो, तो रेंज इसकी आपके पास सिर्फ आ गई इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा बेटे, प्रॉपर्टीज तो हम इसकी अलग से पढ़ेंगे, पर ना एक चीज हम और देख लेते हैं, एक तो वर्ड हम इसके साथ और जोड़ देते हैं, पीरियोडिक है या नहीं है, मतलब कि कितनी वैल्यूज के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। ये देखो कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा, तो पीरियोडिक तो ये नहीं है, ठीक। क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड भी नहीं है। सबसे पहले आप एक बार देख लो बाउंडेड क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये फंक्शन यहाँ पर आकर बाउंड हो गया है, रुक गया है ना, और उसके बाद ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरे इंटीजर्स जहाँ तक जाएंगे वहां तक जाएगा। एक वर्ड आप और देख लो, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स एक्चुअली इसमें तो कोई नहीं है, जिसमें होगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एसिम्पटोट्स क्या होता है, बट पॉइंट इज कि इन फैक्टर्स को भी हम साथ में स्टडी करके चलेंगे, ओके। अब आ जाओ आप स्मॉलेस्ट इंटीजर या सीलिंग फंक्शन। देखो वो है जैसे आप यहाँ से यहाँ चले, फिर ओपन में यहाँ से यहाँ चले। देखो बेटा इसकी वैल्यू कहाँ ओपन है कहाँ क्लोज्ड है वो तो हम बाद में देखेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टीज का ना स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट का एक अलग से लेसन ले लेंगे। बस अभी आप सिर्फ ग्राफ को स्टडी करो कि ये ऐसे होता है। आप इसमें देख रहे हो कि डोमेन इसके पास फिर से रियल नंबर आ रहा है, जो रेंज है वो फिर से आपके पास आ रहा है इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बाउंडेड है नहीं, ना तो ऊपर से बाउंड हो रहा है या नीचे से कहीं से भी बाउंड नहीं हो रहा। पीरियोडिक है नहीं, पीरियोडिक है नहीं। एसिम्पटोट्स है नहीं है। सबसे पहले आप देख लो एसिम्पटोट्स आपके कहाँ से आएंगे, जहां पर वैल्यू इन्फिनिटी पर जा रही होगी, उससे पहले आपको कोई एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। तो जब हम कहीं से इन्फिनिटी पर जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, देखो बेटे जैसे कि कोई कोई मेरे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये नंबर देखो तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी डेसिमल के बाद वाला। यानी अगर डेसिमल के बाद वाला है तो इंटीजर तो उसमें आएगा ही नहीं, 1 तो आएगा ही नहीं। आप कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 2.99 भी ले लेते हो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 99, है ना। तो डेफिनेटली इसके ये 1 तक तो कभी नहीं जाएगा, 0 तक ही जाएगा। तो ये यहाँ से भी ऐसा बन गया।
अगर आपने जैसे 2.99 लिया है तो भी ये इसके बीच में कहीं पर भी आ जाएगा। ये 2.1 होगा, ये 2.50 होगा, ये 2.60 होगा, 2.99 होगा। लेकिन जैसे ही 3 होगा ये फिर ओपन में आ जाएगा, ये सॉरी 1 पॉइंट, फिर यहाँ से 2 वाला शुरू हो गया। ठीक है, तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब डेसिमल के बाद वाला पार्ट। तो ये इस तरह से आता चला जाएगा। नाउ दिस वन इज बाउंडेड। तो बाउंडेड में हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आप देख रहे हो x कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन तो हो गया इसका, और जो रेंज हुआ 0 तो ये अपने अंदर लेगा लेकिन 1 को नहीं लेगा। अब ये पॉइंट है ना, मुझे बाउंडेड को समझने की हेल्प करेगा। देखो रेंज 0 से 1 है, 0 पे क्लोज्ड इंटरवल है, इसको ध्यान से समझना। तो बाउंडेड ये हुआ, यस, सबसे पहले तो बाउंडेड ये हो गया। ठीक है, अब अगर ये बाउंडेड हो गया तो उसको मुझे ये बताना पड़ेगा कि ऊपर से बाउंड हुआ कि नीचे से बाउंड हुआ। दोनों जगह से बाउंडेड है। अपर बाउंडेड है, यस। अपर बाउंडेड कैसे है, 1 पे अपर बाउंड हो रहा है। लोअर बाउंडेड है, यस, यस तो लिखते हैं पहले, एट 1। लोअर बाउंडेड है, यस, एट 0। अब एक और पॉइंट आता है कि अगर मैं कहूंगी ना लोअर बाउंडेड, तो मैं यहां पर एक और बात कहूंगी, लोअर बाउंडेडनेस is taken by the graph, is taken by the graph। ठीक है, यानी कि लोअर बाउंडेड किस पे है, 0 पे, और वो ग्राफ ले रहा है, यानी कि जो 0 है वो आपका क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट में है, लेकिन अपर बाउंडेडनेस इज नॉट टेकन बाय द ग्राफ। तो मैं यहां पर कह सकती हूं कि अपर बाउंडेडनेस is not taken by the graph। फाइन, क्योंकि क्यों है, वहां पर ओपन इंटरवल है, आप कहीं पर भी 1 तक जा नहीं रहा, और यहां पर भी हमने उसको डाला है 1 के बीच में। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा है कि लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड का क्या मतलब है। ठीक है, ओके, कम टू नेक्स्ट ग्राफ। नाउ कम टू सिग्नम फंक्शन। देखो बेटे, सिग्नम फंक्शन पे ना, ये मैंने किया आपके पास, ये मैंने लगा दिया क्लोज्ड डॉट, ये मैंने लगाया ओपन डॉट, और ये भी मैंने लगाया ओपन डॉट, और ये आपके पास इधर गया, और ये गया आपके पास इधर। ठीक है, आप इसमें से फंक्शन बना सकते हो। देखो, अगर ग्राफ को देख के ना बेटा पता चल जाना चाहिए उसका हर डेटा। fx यानी कि y 1 है कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं है। 0 है कब, जब x इज इक्वल टू 0 है, और -1 है कब, जब x स्मॉलर देन 0 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसमें डोमेन कहूंगी तो R हो गई, क्योंकि x आपको ग्रेटर देन 0 में भी मिल रहा है, स्मॉलर देन 0 में भी मिल रहा है, और इज इक्वल टू 0 में भी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं रेंज के नाम पर कहूंगी तो मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 0 एंड -1 एलिमेंट्स। यहाँ पर मैंने इसको वो नहीं किया है कि मतलब सेट्स में नहीं डाला है ओपन या क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट सिर्फ रेंज में है ही 3। आप देखो y कहीं और जा ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट। ओके ओके, तो अब क्या मैं इसको बाउंडेड कह सकती हूँ? बाउंडेड, यस, इट इज बाउंडेड, यस। अपर बाउंड है, मतलब ऊपर की साइड से बाउंड हो रहा है, यस। अपर बाउंडेड है, यस, अपर बाउंडेड है। कहाँ पर, एट 1 पर। लोअर बाउंडेड है, मतलब लोअर, अगर आप इसके ग्राफ के पूरे नीचे से एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल डालना चाहो तो क्या डाल सकते हो, यस, लोअर बाउंडेड है, यस। कहाँ, एट -1 पर। क्या 1 और -1 उस बाउंडेडनेस में आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पर ओपन है ना, तो नॉट, बट नॉट बोथ ऑफ देम नॉट
टेकन बाय द ग्राफ, टेकन बाय द ग्राफ। देखो बेटा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको मैं एक बार बाउंडेड का मीनिंग और समझा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफ है, कोई भी ड्रॉन ग्राफ है, कहीं तक भी अगर आप उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर बांध सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, इस ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो डाली है ना, वो जहां जहां तक डोमेन जाएगा सब तक जाएगी, तो ये अपर बाउंडेड हो गया। इस तरह से एक नीचे भी मैं इसके लाइन डाल सकती हूँ, तो अगर लोअर साइड से भी मैं लाइन डाल सकती हूँ तो वो लोअर बाउंडेड हो गया। फाइन। और टेकन बाय का ये मतलब है कि जहां से मैंने ऊपर ये लाइन डाली है, क्या वो उसके अंदर आ रहा है, तो वो टेकन बाय द ग्राफ होता है, नहीं तो नहीं होता। अब आप कहोगे रेंज में आ तो रहा है, यस आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं आ रहा है ना, इस पॉइंट पर तो ये 0 है। तो अगर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं आ रहा था, चाहे वो रेंज का पार्ट भी होता है, तो भी हम उसको कहते हैं नॉट टेकन बाय द ग्राफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। देखो, पहली बात तो x इज इक्वल टू 0 डोमेन का पार्ट नहीं है ना, तो या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या आपके पास x स्मॉलर देन 0 होगा। और अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखोगे ना बेटा, देखना तो देखो 1 में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा, आप इसकी वैल्यूज डालो, इसको ड्रॉ करके देखो, ये कुछ ना ऐसा बने, और लोअर साइड से भी ये ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर देखो कि इसकी वैल्यू ना 2 से हमेशा ही बड़ी होगी, फंक्शन की वैल्यू 2 से हमेशा ही बड़ी होगी। आप डालकर देख लो, जैसे कि आपने यहाँ पर 1 डाला, ठीक है, और यहाँ पर आपने कुछ भी डाला, 0.2 डाला, 0.1 डाला, कुछ भी डाला, ये हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू शो करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसके डोमेन में तो क्या कहोगे, आप 0 नहीं ले पा रहे हो क्योंकि 1/x 0 पे डिफाइन नहीं होता, तो आपने कहा कि जो इसका डोमेन है वो तो 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन जो रेंज है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये 2 से इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो और नीचे से -2 से दिस इज -2 से माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है। तो मैं कह सकती हूँ -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। अब मैंने यहाँ देखो, इंफिनिटी पे तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट आता नहीं। अब बताइए -2 और 2 की, उस पर मैं ओपन डालूं या क्लोज डालूं, वो वैल्यू देगा या नहीं देगा। आप x इज इक्वल टू 1 पर देखो, ये आपको वैल्यू देगा 2, और x इज इक्वल टू -1 और -1 डालते हो, -1 तो ये वैल्यू आपको देगा -2। अब आ गया ये वो ग्राफ जो हमें एसिम्पटोट्स के बारे में देगा, एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट। ओके, आगे चलते हैं। आप देखो बेटा, एसिम्पटोट्स हमेशा वो होते हैं जहां से फंक्शन कहीं ना कहीं से इंफिनिटी पर जा रहा होता है। एक तो देखो इंफिनिटी पर यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से जा रहा है, और अगर आप इस ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ करो तो y इज इक्वल टू एक्स भी एक वैल्यू ऐसी है जहां से इंफिनिटी पर जा रहा है। तो जहां जहां से वो वैल्यू मतलब ग्राफ इंफिनिटी पर जा रहा होता है ना, उसको हम उसके एसिम्पटोट्स कहते हैं। तो अगर मैं इसके एसिम्पटोट्स की बात करूं, एसिम्पटोट्स, तो जो इसके एसिम्पटोट्स है ना बेटा, एक तो y एक्सिस हो गया। आप ये मत देखो कि ऊपर अलग है नीचे अलग है, जो उसको छू के निकल रहे होते हैं, जब वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा होता है तो वो उसके साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उसके तक नहीं पहुंच पाते। दोज आर एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स में y एक्सिस हो गया, देखो वो इसके साथ साथ चल रहा है और ऊपर से इसके साथ साथ चल रहा है, एक तो y एक्सिस हो गया। और एक ये जो y इज इक्वल टू एक्स वाली एक्सिस है ना, ये इसके ग्राफ के साथ चल रही है, ये कभी इस ग्राफ को टच नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब एक दूसरा एसिम्पटोट हो गया इसका y इज इक्वल टू एक्स। अब आप एक बात और समझो कि अगर एसिम्पटोट होगा तो ये बाउंडेड नहीं हो सकता, अगर बाउंड ही हो सकता होता तो वो इंफिनिटी तक क्यों जाता, और एसिम्पटोट हमेशा वहां बनेगा जहां पर इंफिनिटी होगी। तो मतलब या तो उसमें एसिम्पटोट्स होंगे
या वो बाउंडेड होगा, बस इतनी सी बात है। ओके।